हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले रंगमंच जो कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है और पार्ट 1 है। और ये सभी सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यूज़फुल होगी। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पारंपरिक रंगमंच का उद्भव एवं विकास पर प्रभाव डाले। जो पारंपरिक रंगमंच है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्या विकास कैसे हुआ उसके बारे में है ये। पारंपरिक नाट्य परंपरा प्रधानतः मौखिक रही है और इसलिए उसके अभिलेख सुरक्षित नहीं रह सके, परंतु फिर भी अभिव्यक्ति की विविधता, संपन्नता और परिणाम की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। जो पारंपरिक नाट्य परंपरा है वो मौखिक रही है, तो इसलिए जो उसकी स्क्रिप्ट थी वो सुरक्षित नहीं रही, लेकिन जो एक एक एरिया की जो विविधता है और उसके लोगों की जो विविधता है उसकी वजह से ये आज भी बहुत समृद्ध है। अधिकतर यह माना जाता है कि पारंपरिक नाटक एक रूपहीन कृति है और उनकी रचना के कोई नियम और व्यवहार नहीं होते, परंतु भारतीय पारंपरिक रंगमंच में ऐसी बात नहीं है। युगों से चले आने वाले हमारे पारंपरिक नाट्य रूपों में सुनिश्चित नियम और रूढ़ियां हैं और अलग अलग प्रदेशों तथा शैलियों के नाट्य रूपों में कुछ प्रवृत्तियां समान हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पारंपरिक नाट्य हैं वो रूपहीन है, मतलब उनकी कोई वो एक पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं किए जा सकते किसी भी उसमें। तो उनकी जो लेकिन ऐसा इंडिया के जो पारंपरिक रंगमंच है उसमें नहीं है। उसमें अलग अलग नियम और उनकी रचना बनाई गई है और कई अलग अलग प्रदेशों में और प्रदेशों में उनका प्रदर्शन किया गया। और अलग अलग प्रदेशों में होने के बाद भी कुछ शैलियाँ जो है नाट्य रूप में वो सिमिलर पाई गई हैं। और ये नाट्य रूप के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कथानक और विषय वस्तु। कथानक यानी कि जो पूरी कहानी का एक लगा लीजिए सार है, और विषय वस्तु किस टॉपिक पर कहानी बनाई गई है। गायक वाद्य, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, गायक वाद्य हो गए, यानी कि जो रंगमंच पर जो कलाएं हैं, जो नाटक किया जा रहा है उसमें गायक यंत्रों का भी प्रयोग होना। नाट्य लेख, सांस्कृतिक रंगमंच के कुछ पात्र और रूढ़ियाँ, वेशभूषा और मुख सज्जा। जो हमारी संस्कृति में जिस तरीके से हम रहते हैं उस तरीके की पात्रों को डिज़ाइन किया जाता है, मतलब उनको एक तरीके से ऐसा बनाया जाता है रंगमंच पर कि वो एक नॉर्मल संस्कृति को दिखाए एरिया की। वेशभूषा और मुख सज्जा। वेशभूषा जो थी वो जो एक तरीके से जो उनका ड्रेसिंग सेंस था वो एक भड़कीलेपन का होता था, और मुख सज्जा भी इसमें इम्पोर्टेंट होती थी। संवाद और भाषा शैली। पारंपरिक नाट्य रूपों में संवादों का स्वरूप और उनका नाटकीय प्रयोजन पात्रों का परिचय देने अथवा दृश्य वर्णन करने का भी होता है। संवाद पद्य और गद्य दोनों में ही होते हैं और लोकगीतों की धुनों में भी होते हैं। संवाद की दृष्टि से एक अन्य विशेषता यह है कि अनेक कथा स्थितियों में पात्र अकेला मंच पर ही छोड़ दिया जाता है। पारंपरिक नाट्यों में संवादों की शुद्धता और सही दोहराने पर बहुत जोर नहीं दिया जाता। कभी तो संवाद लिखे ही नहीं होते, अभिनेता स्वतः घटना के अनुसार संवादों की रचना कर लेता है अथवा लिखित संवादों में परिवर्तन कर लेता है। पारंपरिक नाट्य रूप क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं। जो नाट्य रूप, जो रंगमंच की जो भाषा है, संवाद शैली है, उसमें कोई भी एक तरीके से संवाद लिखे नहीं होते। अगर लिखे भी होते हैं तो वो जो अभिनेता है वो उनमें खुद ही रचना कर लेता है, मतलब उन संवादों को परिवर्तित कर देता है। और इसकी शुद्धता पर भी ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता कि जो उन्होंने संवाद किया वो सही हो या नहीं हो, उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। संवाद जो थे वो पद्य यानी कि एक पैराग्राफ टाइप में, और गद्य जो एक संगीत के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं लयबद्ध तरीके से। संगीत और नृत्य का प्रयोग।
पारंपरिक रंगमंच में गायन भाव प्रकट करने का मुख्य साधन है। संगीत लगभग सभी पारंपरिक नाट्य रूपों का एक प्रमुख अंग है। अधिकतर संगीत का प्रयोग रागानुबद्ध होते हैं, परंतु पारंपरिक रंगमंच का प्राण होती है लोक धुनें। ढोलक, झांझ, मंजीरे, करताल, चिकारा, नरसिंह, बांसुरी और अब हारमोनियम और सारंगी नाटक में आरंभ से लेकर अंत तक बराबर बजते हैं और उत्सव का वातावरण बना देते हैं। रंगमंच में जो भावों को प्रकट करने के लिए, यानी कि अगर लड़ाई का भाव है या फिर कोई और रस भाव को प्रकट करने के लिए संगीत का प्रयोग होता है। संगीत जो है सभी पारंपरिक नाट्य जो रूप हैं उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संगीत का काम। और जो संगीत है वो राग अनुबद्ध होते थे और पारंपरिक रंगमंच में लोक धुनें, जैसे कि जो लोकल धुनें हैं, ढोलक, झांझ, मंजीरा, इन सब का प्रयोग होता था और ये शुरू से लेकर अंत तक बजते थे। इससे एक जो इन्वायरमेंट होता था वो बहुत ही अच्छा होता था रंगमंच पर। पात्र और चरित्र चित्रण। पारंपरिक नाट्यों की विशेषता उसी बहुप्रयोजनीय में पात्र कल्पना है। इन नाटकों में एक ही पात्र कई तरह के रूप लेता है। कभी नाटकीय कथा का वर्णन करते हुए उसका गायक और आख्याता बन जाता है, कभी रंगकर्मी के रूप में दृश्य सज्जा की सामग्री रंगमंच पर लाता ले जाता है, कभी किसी विशेष भूमिका वाला पात्र बन जाता है। पारंपरिक नाट्यों में पुरुष ही स्त्री पात्रों का अभिनय करते थे। जो पात्र होते थे, यानी कि जो अभिनेता होते थे जो कि रंगमंच पर अपने नाटक को प्रस्तुत करते थे, वो जो मेन था वो किसी चीज़ का, किसी भी अलग डिफरेंट तरह का रूप ले सकता था। जैसे कि कभी वो जो कथा है उसका वर्णन करता था, कभी उसमें गायक बन जाता था और कभी आख्याता बन जाता था, मतलब सुनाने वाला कथा को। और रंगकर्मी की तरह ही रंगमंच पर दृश्य सज्जा की सामग्री भी ले जाता था। और जो पारंपरिक नाट्य होते थे उसमें पुरुष ही स्त्री पात्रों का अभिनय करते थे, जैसे कि स्त्री वस्त्र पहनकर और मुंह पर घूंघट कर इस तरह से स्त्री पात्रों का जो अभिनय था वो पुरुष ही करते थे। मंच विधान। पारंपरिक रंगमंच की प्रस्तुति अधिकतर खुले मंचों पर होती है। कभी कभी मंदिरों के साथ लगे हुए स्थानों में अथवा मेलों, तमाशों में, शामियानों में मंच बना लिए जाते थे। कभी तो सड़क पर, ग्रामों में, पंचायत घर में नाट्य प्रस्तुति होती है। कुछ नाट्य रूप जैसे अंकिया नाट या रामलीला के मंचों की अपनी विशेषता होती है। मंच पर दृश्य सज्जा की सामग्री कम से कम होती है। कुछ छोटे छोटे उपकरण मात्र होते हैं जिन्हें उठाने रखने का काम पात्र स्वयं ही कर लेते हैं। अभिनय क्षेत्र को नाटकीय कथा के अनुसार किसी प्रकार की विशिष्टता नहीं दी जाती थी। दृश्य सज्जाहीन वही मंच कभी महल बन जाता है। जो मंच का विधान है, जैसे कि मंच को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, जैसे कि उसमें इमेजिनेशन कर ली जाती थी कभी तो, कि जैसे कि ये महल बन गया या फिर जंगल बना दिया गया मंच को, ऐसे मतलब पात्रों के द्वारा प्रिटेंड किया जाता था। और जो इनकी प्रस्तुति जो होती थी वो खुले स्थानों पर होती थी, जैसे मंदिरों के 7 स्थानों में, मेलों में, तमाशों में, शामियानों में, कहीं पर भी मंच बना लेते थे। और कुछ नाट्य रूप हैं जैसे अंकिया नाट और रामलीला, इनमें मंचों की विशेषता होती है। इनमें मंच का जो विधान होता है उस पर कार्य किया जाता है। और ये जो नॉर्मल मंच है रंगमंच पर, उनमें कभी कभी मतलब बहुत ही छोटे उपकरणों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें उठाना रखना जो पात्र होते थे वो खुद ही कर लेते थे। कभी उपवन तो कभी नदी का किनारा और उसमें रखा हुआ एकाकी स्टूल यदि हुआ तो कभी सिंहासन बन जाता, कभी निकुंजों का आसन और कभी सरिता तट की सीढ़ी जिस पर काल्पनिक कपड़े रखकर नायिका स्नान करने उतर जाती है। मंच कभी एक ऊंचा चबूतरा होता है जैसे नौटंकी अथवा ख्याल में, कभी समधरा तल का रंग स्थल जैसे माच में। इन सभी नाट्य रूपों में रामलीला का रंग स्थल अपनी विशेषता रखता है क्योंकि वह बहुस्थलीय रंगमंच है।
पारंपरिक रंगमंच में सबसे अधिक रूपों में प्रयुक्त होने वाली रंगमंच प्रणाली प्लेटफॉर्म स्टेज का चबूतरा मंच ही है, जिसमें सामने या तीन और दर्शक बैठते हैं। कभी कभी केवल सजावट के विचार से कुछ नाटकों में एक पिछला पर्दा टांग दिया जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि उसमें इमेजिनेशन करके ही पीछे मतलब बैकग्राउंड को बनाया जाता है। उसी तरीके से जो पात्र हैं वो भी एक्ट करते हैं। और जो मंच होता था, कभी या तो वो एक ऊंचा चबूतरा होता था या फिर कभी एक समधरातल यानी कि इक्वल लेवल होता था, जहाँ पर ऑडियंस बैठती थी और जहाँ पर मंच मतलब जहाँ पर प्रदर्शन किया जाता था नाट्य रूप का। और लेकिन इसमें जो रामलीला का रंगमंच होता है वो अलग अलग स्थानों को दिखाने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, तो उस वजह से रामलीला का जो रंगमंच होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और कभी कभी सजावट के लिए कुछ नाटकों में एक पीछे पर्दा टांग दिया जाता है, बस एक सिंपल सा मंच होता है। प्रश्न 2, प्रमुख पारंपरिक नाट्य रूपों का वर्णन करें। प्रमुखतः हमारे पारंपरिक नाट्य रूप दो प्रमुख धाराओं में विकसित हुए। एक लौकिक प्रेमाख्यान मूलक नाट्य जैसे नौटंकी, स्वांग, तमाशा, विदेशिया और जात्रा आदि। दूसरे मंदिरों अथवा धार्मिक संप्रदायों पर आश्रित पौराणिक नाट्य जैसे तेरुकूतु, अंकिया नाट, रासलीला और रामलीला। जो पारंपरिक नाट्य हैं उनकी दो धाराएं विकसित हुई हैं, जिसमें एक लौकिक प्रेमाख्यान है जिसमें नौटंकी, स्वांग, तमाशा, विदेशिया ये वाले जो नाटक हैं वो आते हैं, और दूसरे धार्मिक संप्रदायों द्वारा किए जाते हैं या फिर मतलब वो मंदिरों या धार्मिक संप्रदायों पर आश्रित होते हैं, जैसे कि अंकिया नाट, रासलीला, रामलीला। उत्तर भारत का सबसे प्राचीन और लोकप्रिय नाट्य रूप रामलीला है। रामलीला की कई क्षेत्रीय शैली हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में 15 दिन से लेकर 1 महीने तक रामलीला का प्रदर्शन नगर नगर और ग्राम ग्राम में होता है। उत्तर भारत का शायद कोई ऐसा ग्राम या नगरवासी होगा जिसने रामलीला ना देखी हो। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में रामलीला का प्रचलन सबसे अधिक है। जो रामलीला का जो नाटक है ये लोकप्रिय नाटक है और ये पूरे उत्तर भारत में काफ़ी लोकप्रिय है और इसकी अलग अलग शैलियाँ हैं। और ये जो नाटक है रामलीला का वो सितंबर अक्टूबर के महीने में होता है और ये 15 दिन से लेकर 1 महीने तक चलता है। रामलीला का अर्थ है विष्णु के अवतार राम के जीवन की विभिन्न घटनाओं का नाटकीकरण। रामलीला में भगवान के जन्म से लेकर रावण वध के पश्चात अयोध्या में राज्याभिषेक तक की सभी प्रमुख घटनाओं को नाटकीय रूप प्रदान किया जाता है। जो रामलीला कहते हैं वो विष्णु जी के अवतार राम भगवान पर आधारित होती है, उनके जीवन की घटनाओं पर आधारित होती है। राम भगवान के जन्म से लेकर रावण वध और उनके राज्याभिषेक जो होता है अयोध्या में, जैसे कि जो ये मेन घटनाएं, इन पर नाटक किया जाता है। जो रामलीला का जो प्रदर्शन होता है वो बेसिकली जो तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस है उस पर आधारित होता है और राम, लक्ष्मण, सीता, शत्रुघ्न, भरत इन सब पात्रों का अभिनय करने वाले जो लड़के होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं और उनकी आयु 10 से 14 साल तक की होती है। और जो राम लक्ष्मण का जो अभिनय करते हैं उनको हर तीसरे साल बदला जाता है। सभी पात्रों को हर तीसरे साल लगभग बदल दिया जाता है और पात्रों की जो मुख सज्जा होती है उस पर इसमें काफ़ी समय लगता है। राम और लक्ष्मण के जो फेस पर चंदन का लेप लगाया जाता है और भौवों से कपालों तक चमकदार बिंदियाँ चिपकाई जाती है और जो बुरे पात्र होते हैं उनको काले रंग से रंग दिया जाता है। जैसे राक्षसों और वानरों के लिए अलग प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। अब रासलीला जो है वो उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख धार्मिक लोक नाट्य है। रासलीला में जो श्री कृष्ण है उनके जीवन पर नाटकीय प्रदर्शन किया जाता है। जैसे कि इसका प्रमुख जो है विषय होता है वो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं होती है। मथुरा, वृंदावन के मंदिरों
में यह प्रति रात यह नाट्य प्रदर्शन होता है। लीला शाम से आरंभ होकर देर रात तक चलती है और भक्तगण उसी भाव से रासलीला देखने जाते हैं जिस भाव से मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हैं। रासलीला की उत्पत्ति। भगवत पुराण में कृष्ण के गोपियों के साथ रास नृत्य करने का सुंदर वर्णन किया गया है। आज भी सौराष्ट्र और मणिपुर में रास नाम के लोक नृत्य प्रचलित है। वैष्णव भक्ति के प्रचार के साथ ही कृष्ण का अवतारी रूप पूजा का आधार बना और उन्हें रासेश्वर कहा गया। 15वीं-16वीं शताब्दी में ब्रिजभूमि में रास की यह परंपरा सूरदास, नंददास आदि भक्तों के सहयोग से काव्य एवं संगीत सौंदर्य से परिपूर्ण हुई। मथुरा वृंदावन में रासलीला की विभिन्न मंडलियां हैं जो रासलीला का प्रदर्शन करती है। ये मंडलियां घूम घूम कर दूर गांवों तक और शहरों में प्रदर्शन करती है। रासलीला या तो मंदिरों के प्रांगण में होती है या फिर प्रदर्शन के लिए खुली जगह का प्रयोग किया जाता है। राधा कृष्ण के बैठने के लिए झांकी का स्थान ऊंचा होता है। लीला का प्रारंभ राधा कृष्ण की आरती से होता है। कृष्ण भक्त कवियों के भक्तिपूर्ण पदों का गायन रासलीला में किया जाता है। झांकी के बाद लीला प्रारंभ होती है जिसमें सबसे ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सबसे पहले होगा यहाँ पर। सबसे पहले रास नृत्य होता है। कृष्ण, राधा और गोपिकाएं मिलकर नृत्य करती है। नृत्य की मुद्रा और पद चालन कथक नृत्य के समान होता है। नृत्य चक्रों में तीव्रता से घुंघरुओं की तेज आवाज गूंजती है और गति वाद्य से वातावरण परिपूर्ण हो जाता है। नृत्य के बाद वास्तविक लीला प्रारंभ होती है जिसमें लीलाओं का विषय होता है जैसे कि पारंपरिक मान लीला, दान लीला, उद्भव लीला, अंगूठी चोरी एवं मणिहारिणी लीला और अलग लीलाएं भी होती है। जैसे लीलाओं में नटखटपन, गोपिकाओं की चुहल, राधा का रूप गर्व और राधा कृष्ण का गहरा प्रेम प्रकट होता है। कभी राधा के ना मानने पर कृष्ण अंतर्धारी हो जाते हैं और राधा तीव्र विरह वेदना का अनुभव करती है। पात्रों की वेशभूषा पारंपरिक होती है और मुकुट, मुरली तथा चमकदार आभूषण भी धारण किए जाते हैं। राधा और गोपियां सुंदर बनारसी साड़ियां या दुपट्टे और लहंगे पहनती है और आभूषण जो होते हैं उनके वो खूब चमकदार होते हैं। अंकिया नाट, ये भी एक पारंपरिक नाट्य रूप है जो कि श्रीमंत शंकर देव और माधव देव द्वारा रचित है और यह पौराणिक आख्यान की भीति पर ब्रिजावली भाषा में रचित है। जो ये नाटक है अंकिया नाट, ये ब्रिज भाषा में रचित है। दोनों महापुरुषों ने इन्हें जात्रा झुमरू कहा था, किंतु परवर्ती काल में कहीं कहीं वैष्णव भक्तों ने इन्हें अंकिया नाट का नाम दिया। जो इनके मेन जो रचयिता हैं उन्होंने अंकिया नाट को पहले यात्रा झुमरू कहा था, परंतु जो वैष्णव संप्रदाय के लोग थे उन्होंने इस नाटक को अंकिया नाट नाम दिया। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरादेव द्वारा प्रवर्तित धार्मिक एवं जनप्रिय मनोरंजन का माध्यम अंकिया नाट भावना ही आसीमीय नाट्य इतिहास का प्रथम निर्देशन था। अंकिया नाट में एक ही अंक होता है। यह आकार में लघु होता है और 2 या 3 घंटों में अभिनीत हो सकता है। गीत रागनीबद्ध होते हैं। जो अंकिया नाट होता है इसमें बेसिकली ये गद्य फॉर्म में होता है। इसमें जो है ये छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे गद्य होते हैं जो 2 या 3 घंटों में अभिनीत हो सकते हैं। सांग हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर है। इसमें पद्य एवं संगीत का महत्व है। लोक धुनों का बहुत ही सुंदर प्रयोग इनमें होता है। सांग की भाषा हरियाणी होती है। सांग मंडली का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक पात्र का अभिनय कर सकता है। सांग के लिए साज सज्जा वाले रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती। खुले मैदानों में तख्त डालकर प्रस्तुत कर दिया जाता है। छोटे से मंच पर सब अभिनेता बैठे रहते हैं।
जिसकी बारी आती है वह उठकर पाठ बोल देता है। प्रवेश, प्रस्थान, संवाद, नृत्य, गान सब उसी पर होता है। ये जो सांग है वो हरियाणवी नाटक है। ये खुले मंच पर किया जाता है और इसमें जो पात्र होते हैं वो बराबर बैठे होते हैं और जिसका जो पार्ट होता है, जिसकी बोलने की बारी होती है, वो उठकर अपना पार्ट बोल देता है। इसमें ज़्यादा साज सज्जा की भी ज़रूरत नहीं होती। सांग हरियाणा का प्रमुख लोक नाट्य है। सांग नकल, नाच, तमाशा अथवा नौटंकी का पूर्व रूप है। इसका अर्थ है भेष भरना, रूप भरना या नकल करना। हरियाणा में सांग भरना एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ होता है रूप भरना या रूप बनाना। ढोल मारू हरियाणा की एक प्रसिद्ध लोक कथा है। ये खुले में प्रदर्शित होते हैं। तख्तों का ऊंचा मंच बनाकर उसके चारों ओर बांसों का घेरा बना लिया जाता है। प्रवेश व प्रस्थान सब मंच पर दर्शकों के समक्ष खुले में होता है। दर्शक लोग मंच के तीनों ओर बैठते हैं। ख्याल, लोक नाट्य रूप ख्याल का राजस्थान में अत्यधिक प्रचार है। यह ख्याल तथा लावनी दोनों नामों से प्रसिद्ध है। राजस्थानी ख्याल 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रारंभ हुआ। ख्याल प्रदर्शन समूचे राजस्थान और उसके आसपास के नगरों में बहुत लोकप्रिय है। ख्याल मंडलियां निश्चित शुल्क पर विभिन्न नगरों और गांवों का दौरा करती हैं तथा प्रदर्शन करती है। ख्याल शब्द उर्दू शब्द ख्याल विचार से बना होगा। इस नाट्य रूप का नाम ख्याल क्यों पड़ा, इसकी निश्चित जानकारी नहीं है। राजस्थानी ख्याल संगीत प्रधान लोक नाट्य है। इसमें संगीत, नृत्य और नाटक का सम्मिश्रण होता है और गायन की प्रधानता रहती है। ख्याल गेय है, यानी कि ये गाने के फॉर्म में नाटक प्रस्तुत किया जाता है। विविध राग रागनियों में लिखे गए हैं और इसके कारण इन्हें रंगत भी कहा जाता है और रंगतों की संख्या 350 से ऊपर है और ये रागनीबद्ध होते हैं। उनमें हिंदी के छंदों, लावनी, तारक, आला आदि का प्रयोग होता है। ख्याल नाटकों में अधिकांश कथानक या तो प्रचलित लोक कथाओं पर आधारित होते हैं या ऐतिहासिक गाथाओं और धार्मिक पौराणिक कथाओं के लिए जाने जाते हैं। ख्याल का रंगमंच केवल एक ऊंचा सा चबूतरा होता है और यहाँ चारों ओर से खुला होता है। दर्शक मंच के चारों ओर धरती पर बैठते हैं। ढोलक, हारमोनियम, सारंगी, नगाड़ा आदि ख्याल के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। ख्याल में स्त्री पात्रों का अभिनय भी पुरुष ही करते हैं। पात्र राजस्थान की परंपरागत वेशभूषा पहनते हैं। जैसे कि पुरुष जो होते हैं वो राजस्थानी पगड़ी, अंगरखा और धोती पहनते हैं और जो स्त्री का अभिनय करते हैं पुरुष, वो भी लहंगा, चुनरी, कांचाली पहनते हैं। आभूषणों में सिर पर बोरला होता है और हाथों में बड़े बड़े चूड़ला, पैरों में चिपके जेवर पहनते हैं। स्त्री पुरुष पात्र दोनों ही हार पहनते हैं और पैरों में घुंघरू बांधते हैं। ख्याल की शैलियाँ बहुत से हैं, जैसे मेवाड़ी ख्याल, जयपुरी ख्याल, कुंचामनी ख्याल, शेखावती ख्याल, हाथरस ख्याल आदि। सभी ख्यालों में मंच विधान लगभग एक सा होता है। गांव की चौपाल, मंदिरों का प्रांगण या कभी तो सड़क का बड़ा चौराहा इन ख्यालों का मंच बन जाता है। जो मंच विधान होता है ख्याल में, इन सब में सेम होता है, चाहे उनकी, लेकिन इसमें शैलियाँ बहुत हैं। उनकी कथानक अलग अलग होते हैं, लेकिन जो मंच विधान है वो सबका सिमिलर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसका सेकंड पार्ट भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।